करवट बदल रहा है देखो, करवट बदल रहा है देखो, भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। 2 साल का राघोबा दादा का ये जो तमाशा चल रहा था वो सब 1763 तक चला। हिंदवी स्वराज्य की जो साख थी वो तो पानीपत से ही धस गई थी। निजाम स्वराज्य में बैठे नए आक्रमण की तैयारी में जुट गया था। माधवराव के साथ दादा के दिमाग में कर्नाटका जाने का ख्याल आया। तद्वत उन्होंने निर्णय ले लिया। जय श्री राम। नमस्कार। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मराठे शाही 1763 में आपका सहर्ष स्वागत है। मित्रों, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें। आपके कोई प्रश्न हो तो वो भी कृपया ज़रूर पूछें, क्योंकि इससे ये हमारे सेक्युलर भांड यूट्यूब वाले हैं ना, उनके एल्गोरिथम में मेरा चैनल टिका रहेगा। यूट्यूब पे हम जिंदा रह सकेंगे। और आगे आपको आसाम की शौर्य गाथा है उसका भी परिचय करवाना है। जैसे आसाम है, चोल है, विजयनगरम है, पांड्या साम्राज्य है और भी बहुत है भाई। हम इतने जल्दी यूट्यूब से जाने वाले तो है नहीं। ये मराठेशाही सीरीज मराठों के स्वराज्य के अस्त तक यूं ही चलती रहेगी। इस वीडियो में जहां चाहे आप काट सकते हो। इस वीडियो को जहां चाहे वहां आप कॉपी कर सकते हो। रेफरेंस के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। संपूर्ण जवाबदेही इस एपिसोड की मैंने अपने कंधे पे ले रखी है। और मैं तो ये चाहता हूं कि इसकी कॉपी हो, क्योंकि ये पूरा कंटेंट, ये हमारी संस्कृति, ये हमारे समाज का इतिहास सारे विश्व भर हिंदी श्रोताओं तक पहुंचे, ये मेरी इच्छा है। ये पश्चिम का ये अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, कॉपीराइट, मैं की बकवास मैं नहीं मानता भाई। ये देश मेरा है, ये देश हमारा है। सारे हमारे पूर्वज इस देश में जन्मे हुए नागरिक है। मेरे देश का ज्ञान भी हमारा है और इसका कॉपीराइट मैक्स मुल्लर बुल्लर चुल्लर चल हट मैं नहीं मानता। अभी विषय पे आते हैं। कर्नाटका मुहिम में निकला पेशवा मीरज में पटवर्धन का बंदोबस्त करके दादा वहां रुक गया। मैं जरा सोच रहा था इसके बारे में कि इसका मतलब क्या बनता है। मुझे तो लगता है कि ये वैयक्तिक प्रतिशोध में कर्नाटक के नाम पर गोविंदराव को सबक सिखाने की दादा की कोशिश थी। ये मुझे पर्सनल लगता है, क्योंकि आप मीरज, जमखिंडी और मंगलवेढ़ा ये 3 देखो। मीरज, जमखिंडी, मंगलवेढ़ा के बाद मराठों ने अचानक अपना मोर्चा उत्तर दिशा की तरफ मोड़ लिया। देखिए, जा रहे थे कर्नाटका, हाँ, उत्तर दिशा में निकले। फरवरी 1763 की मैं बात कर रहा हूँ। सोचिए, आगे वैशाख आने वाला था और ये हमारे महाशय पेशवा, दादा पेशवा अभी उत्तर की ओर जा रहे थे। हाँ, अब वो मध्य विभाग की भीषण गर्मी, उसके बाद का वर्षा ऋतु ने तो अपना जलवा और अपना जो रौद्र रूप था उत्तर प्रदेश का, वो तो राघोबा दादा को 3 बार दिखाया था। तभी भी फरवरी में ये उत्तर की तरफ निकले हैं, देखिए। और जाते जाते हमारे 70 साल के वयोवृद्ध मल्हार बा को भी इस उत्तर की मुहिम में शामिल कराने के लिए राघोबा दादा ने वयोवृद्ध और अनुभवी नारो शंकर को
मल्हारबा के ये पैतृक गांव जो था वाफ गांव, मल्हारबा को लेने भेजा। वैसे ये तो हम अभी मल्हारबा को पहचान चुके हैं कि मल्हारबा हो गया गंगाधर पंत, यानी गंगोबा पंत जो थे उनकी वृत्ति तो हम जानते हैं। वो तो जैसे वहां राह देख रहे थे नारोशंकर की, क्योंकि हर आपदा में होळकरों को संधि नजर आती है कि भाई हमारा फायदा इसमें होगा कि नहीं होगा। अगर मैं काम कर दूं तो हमें क्या मिलेगा। आपने बार बार ये सुना होगा 1740 के बाद पेशवा कभी भी मल्हार राव को मैं हमेशा प्रश्न पूछने में भी हिचकता रहा है। उनकी औकात ही नहीं थी किसी पेशवा की मल्हारबा के सामने वो कुछ बोलने की। बस केवल और केवल प्रचंड आदर था, चाहे तो उसे सम्मान कहो, चाहे भविष्य का भय कहो, जो भी कहो, लेकिन मल्हारबा के आगे कोई बोल नहीं सकता था। इतना हिमालय से ऊंचा व्यक्तित्व मल्हारबा ने अपने कर्तृत्व से बना रखा था। ये मराठे उत्तर की दिशा में निकल पड़े, थोड़ी पूर्व दिशा में घुस गए, श्री क्षेत्र पैठन। अब पैठन में मैंने पिछली बार आपको बताया कि निजाम जब घुसा था तो पैठन को भी तहस नहस निजाम ने किया था। वहाँ निजाम के मुजाहिद की एक चौकी थी। उन सारे मुजाहिदों को मराठों ने जहन्नुम पहुंचा के वहां से मराठे बाई ओर मुड़ गए और छत्रपति संभाजी नगर की सीमा तक 10 मार्च तक वो वहां सीमा तक पहुंच गए। 10 मार्च 1763। आगे 12 मार्च को वहीं सीमा पर मल्हारबा का आगमन हुआ। छत्रपति संभाजी नगर में था मुराद। अब मुराद मोमिन शहर का संरक्षक भी था, बख्शी था। उसने तुरंत दादा से प्रत्यक्ष मुलाकात की। भाई आप सोचो, जो भी हो, हिमालय से ऊंची शहद से मीठी दोस्ती तो राघवा दादा ने की थी ना मुराद खान के साथ। तो बस उसी का वास्ता देके मुराद ने दादा से भेंट की। मुराद ने नगद 2 लाख रुपए देकर दादा से छत्रपति संभाजी नगर शहर मुराद ने बचा लिया। अब श्री क्षेत्र कायगांव के वो जो मूर्ति भंग किए थे आगजनी से, जिन्होंने कायगांव को नष्ट किया था, वगैरह वगैरह वगैरह। पंढरपुर का भी आप जानते ही हो किसने किया था, वही हमारा रामचंद्र जाधव। लेकिन कायगांव के मूर्ति भंग और आगजनी से ये जरा निजाम पे नाखुश हो गया था। निजाम से क्रोधित होकर रामचंद्र जाधव पुणे में दादा के पास आया था, दरबार में हाजिर था, मैंने आपको बताया था। अब ये जाधव, रामचंद्र जाधव, खानदानी विश्वासघात की, ये तो हम अब जानते हैं। बताइए, बाजीराव के साथ अखंड गद्दारी, अखंड धोखाधड़ी करने वाले उस चंद्रसेन के पुत्र ये रामचंद्र थे। ये रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम कभी जिंदगी में बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा, सीधी बात है। उसका बाप चंद्रसेन था। उसने यहां भी आगे अपनी घटिया हरकतें चालू रखी है, बताते जाऊंगा। गोड नदी के हमले में नदारत होना हो, है ना? तो रामचंद्र वहां पे नहीं था। सिख क्षेत्र पंढरपुर को लूटना हो, इसने लूटा था। पंढरपुर पे आगजनी भी रामचंद्र जाधव ने की थी। उसके बाद भी दादा ने राजकारण, देखिए ये घिनौने राजकारण के तहत हिंदवी स्वराज्य का सर सेनापति रामचंद्र जाधव को दादा ने बनाया था। सोचिए, अभी मीरज हो गया 2 महीने पहले। मीरज के समय उसको मनाने खुद दादा उसके शिविर में चले गए थे। सोचो,
ऐसे दुष्ट आदमी को, मुझे तो लगता है कोई भी दुष्ट हो, दुष्ट को अच्छाई पचती नहीं है। उस अच्छाई में भी ये दुष्ट कोई षड्यंत्र खोजते, अपने दिमाग में और कूड़ा कचरा भरते हैं। ये मेरी सोच है। मीरत से भी सेना के साथ ना जाकर ये रामचंद्र बाद में आया और रास्ते में गांवों को लूट के आया। बताओ, ये खानदानी डकैत ही था। चंद्रसेन भी ऐसे ही करता था। वहां गांव का गांव उन्होंने लूटे, वहां पे मारकाट की, 3 हत्या का भी तात्कालीन लेख में उल्लेख है। जब 8 मार्च के दिन, 8 मार्च को वो औरंगाबाद से, छत्रपति संभाजीनगर से थोड़ी दूर थे, तो वहां पे दादा पे हमला हो गया, जिसमें दादा बाल बाल बचे। उन पर किसी ने एक बंदूक चलाई थी। अब बंदूक के गोली ने उसके हाथी का माहुत ढेर कर दिया। दादा बस उस माहुत के पीछे 1.5-2 फुट पे अंबारी में बैठे थे, वो बच गए। ये लोग 8 मार्च को ही ये वाकया हुआ। उसके बाद आगे आए। अब आगे एक खेत में उन्होंने तंबू गाड़ रखे थे। उसी खेत में अचानक कहीं से पता नहीं एक भाड़ोत्री अफगान सीधा दादा पे चढ़ गया और दादा पे उसने कट्यार चला दी। अब वो भी राघोबा दादा है, उसके पराक्रम और शौर्य के प्रति किसी को शंका नहीं होनी चाहिए भाई। वो बाजीराव पुत्र था, जो भी हो। दादा ने खुद को तो बचाई, लेकिन उस भाड़ोत्री उस टट्टू को कैद कर लिया। अब उसका हमारे मराठों ने समाचार लिया कैद खाने में, तो उसने आखिरकार रामचंद्र जाधव का नाम ले ही लिया। बताइए, ये कौन है? ये कपट का महानायक था वो रामचंद्र जाधव। तुरंत मराठों ने रामचंद्र जाधव के शिविर में जाकर उसको जकड़ लिया। उसके साथ शिविर में उसका एक मानस पुत्र भी था, उसको भी जकड़ लिया। उस शिविर में तलाशी में मराठों को निजाम के ताजे फरमान, असल फरमान मोहर के साथ मिले। तुरंत इस राष्ट्रद्रोही और इसके साथ इसका जो मानस पुत्र, जैसे मैंने बताया, श्रीपाद राय, इन दोनों को कैद कर लिया और जंजीरों में जकड़ के नजदीक के दौलताबाद किले पे मराठों ने भेज दिया। इसे इस दुनिया में, कसम से इसे इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार अब नहीं बचा था। और इसके कुकर्म का जो फल है वो उसे मिलना ही था, और वो मिला भी। लेकिन किससे मिला पता है? प्रत्यक्ष धर्मांध जानवर दरिंदे से। लेकिन ये स्वर्ण कांचन योग जो आ गया वो थोड़ा सा 7 साल बाद आया था। 1770 में आया था, जब निजाम ने स्वयं रामचंद्र जाधव का सर तन से जुदा कर दिया। पापक्षलन हो गया। हमारे पराक्रमी संताजी धनाजी की वो जोड़ी, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा। संताजी धनाजी जोड़ी में से धनाजी जाधव वंश का पूरा ह्रास, रामचंद्र जाधव की 1770 में जो हत्या हुई है, उस दिन पूरे धनाजी जाधव के वंश का ह्रास हो गया। वैसे जाते जाते ये बता दूं कि संताजी घोरपड़े की हत्या राष्ट्रवादियों ने उनके पैतृक गांव में, वो महादेव का रुद्राभिषेक कर रहे थे उस समय, ये दरिंदों ने वहीं हत्या संताजी घोरपड़े की भी कह दी। बताइए, इस महान शौर्यवान ने भारतीय इतिहास का पूरा मार्ग बदलने का, मोड़ने का कर्म इसने किया। जब इस जोड़ी ने 1707 में छत्रपति संभाजीनगर से बुरहानपुर की ओर पलायन करने वाले
हमारे क्रूर आत्मा धर्मांध बुड्ढे को बुरहानपुर के रास्ते में ही अपने सेना से थोड़ा अलग करके जंगल में काट दिया था। इन दोनों पुण्यात्माओं को त्रिवार वंदन। राघोबा दादा छत्रपति संभाजी नगर तहस नहस करने के लिए आते देख शहर के सीमा पर मुराद ने 2 लाख रुपए देकर दादा को वहीं रोक लिया और दादा ने भी तुरंत हाँ कह दी, क्योंकि 1763 में मराठों की अवस्था देखिए, पूरे के पूरे कफल्लक हो चुके थे। और विरोधाभास जरा देखिए, होलकर देखिए, धार के पवार देखिए, मल्हार ये ग्वालियर के शिंदे देखिए, नागपुर के भोसले देखिए, इनकी रियासतें देखिए, तंजावर के भोसले देखिए, उसकी रियासत देखिए, सारी रियासतें माला माल थी, है ना, अमीर जिसे हम कहेंगे वैसी थी। वैसे इस मध्य प्रदेश के ये जो रियासतें हैं ना, इस पे हमारे राकेश जी का ज़्यादा अभ्यास है, तो मैं चाहूँगा कि भाई राकेश जी आप भी कुछ हमें अधिक माहिती इसमें जोड़ दीजिए, ताकि आगे मल्हार बाग के संदर्भ में हम भी ज़्यादा जानकारी हमारे इतर श्रोताओं को दे सकें। वैसे बता दूं कि ये राकेश जी हमारे रेगुलर श्रोता हैं, मित्र हैं और स्वतः लेखक भी है। जल्दी ही उनकी एक पुस्तक, हिंदी में जो पुस्तक है वो बाहर आने वाली है। तो चैनल की तरफ से, मेरी तरफ से, सभी मेरे श्रोताओं की तरफ से आपको आपका हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। गुजरात में आप दमाजी गायकवाड़ को देखिए, उसका भव्य महल देखिए, और 1760 के बाद तो उसने और एक कोठी बनवा के वहां पे रहने चला गया था। बताइए, ये सारे महान पराक्रमी भारतवर्ष के इसमें मराठी शाही के सरदार थे। और विरोधाभास दूसरी तरफ देखिए, पुणे में 40-50 साल पुराना शनिवारवाड़ा। अब शनिवारवाड़ों को मेंटेन करने के लिए भी शायद पेशवा को लाले पड़े होंगे, इतना पैसा पेशवा के पास बचा था। अब क्या कहें इसे, बताइए। ये शनिवारवाड़ा का मैंने बताया, ये शब्दशः मत लीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ फर्क बताना चाहता हूं कि भाई यहां तक उनकी औकात आ गई थी, आर्थिक औकात पेशवाओं की। और इन सारे सरदारों की हरकत देखिए, सीधी बात है, नेतृत्व गुण अपना दिखाइए, साथ एक फौज खड़ी कर दीजिए, अपनी सारी निष्ठा सातारा के गद्दी के प्रति रख दीजिए, किसी भी पेशवा के या छत्रपति के अभियान में शामिल हो जीतिए, और उसमें से कुछ जो भी अभियान से हिस्सा मिलता है वो अपने पास रखिए, अपनी जेबें भरते जाइए। अब देखिए, ये प्योर जो नौकरी वाले हैं ना आजकल के, वही तो काम करते हैं, निष्ठा दिखाते हैं, अभियान में शामिल हो जाते हैं, यश मिलता है तो अपनी जेबें भरते हैं। अब 2025 में हम इसमें कुछ गलत नहीं मानते, बताइए। और हाँ, ये सभी ये जो नए रियासतदार थे ना, आपने देखा होगा ये सब इंडी गैंग में थे, सब 1762 के इंडी गैंग के मेंबर हैं ये सब। तभी तो लास्ट एपिसोड में मैंने कहा था आपको कि ये इंडी गैंग वाले अपने ही कपड़े फाड़ने वाले थे। आगे आगे देखते जाइए तमाशा। इसी 18वीं शताब्दी के इंडी गैंग के मेंबर वयोवृद्ध नारोशंकर और विट्ठल शिवदेव विंचुरकर जैसे अनुभवी सरदार भी बन गए थे। इस दादा के अभियान में अपनी टुकड़ियां भेजने के लिए मात्र ये दो थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, तैयार नहीं हो रहे थे। पता है क्या मित्रों,
इन दोनों की सोच ये थी और प्रश्न भी ये था कि भाई अगर हम आपके अभियान में शामिल होते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है। जब तक वो साफ नहीं होता हम आपके अभियान में कैसे जुड़ पाएंगे। ये भी इंडी गैंग के मेंबर थे। हाँ, राघोबा दादा से ये लोग पूछ रहे हैं कि भाई अगर मैं शामिल हूं तो मुझे क्या मिलेगा। हाँ? ये जब तक इनका हिसाब पूरा नहीं होगा ये दोनों स्वार्थी अपना पसीना बहाने के लिए तैयार नहीं थे। जरा सोचिए आप, मैं मेरा क्या, मुझे क्या। हाँ? और इन सबका ज्ञानवर्धन करने वाले पुरोधा कौन थे मालूम है? हमारे मल्हार बा होलकर। हमेशा उन्होंने बिना लेन देन किए कोई कर्म स्वराज्य के लिए नहीं किया है, कोई भी कर्म। आज कम से कम 150-200 एपिसोड मैं मल्हारबा के बारे में बोलते आया हूं, लेकिन बोलते समय थोड़ा बच के बोलता हूं। लेकिन आज मेरा भी संयम ये बताते हुए ये पूरा का पूरा संयम का नायनाट हुआ, नष्ट हुआ संयम। बस बहुत मादरत से मल्हारबा को पूछना चाहता हूं, मल्हारबा हाथ जोड़ के थोड़ा सा अपना बचपना भी याद कर लेते। आपके पूर्वज जो थे ये मवेशी चराने वाले कर्म करने वाले हिंदू थे। तो भाई मवेशी चराने वाले घर से आज आप इंदुर तक पहुंच गए। इस सत्य को, इस वास्तव को ना भूले मल्हार राव। हाँ, कोई तो होगा जिसने आपके नेतृत्व गुण देखे, पराक्रम देखा, आपकी निष्ठा देखी। इन नेतृत्व गुण, पराक्रम, निष्ठा को उसने सम्मानित किया। पता नहीं मित्रों, आज कितने तेंदुलकर भारत में पूर्व में भी थे, आज भी हैं, शायद भविष्य में बनेंगे। लेकिन सुविधा और आशीर्वाद के बिना वो सचिन जी नहीं बन पाए। क्या बोले, क्या कर सकते हैं आप विचार करें। मल्हार राव होलकर आज भी मेरे लिए मित्रों उतने ही पूजनीय है जितने हमारे भोसले खानदान हो, पेशवे खानदान हो, उतने ही पूजनीय मल्हार राव होलकर है। लेकिन उसे प्रश्न भी ना करे, क्यों भाई। और मित्रों मैं सच बता रहा हूं, मैं ये लीपापोती नहीं कर रहा हूं। पूरा का पूरा इतिहास हमने आज सुन लिया है मल्हारबा का। जब से वो सरदार बन के मराठा फौज में आए थे उस दिन से अभी तक हमने एक ही देखा है, बिना लेन देन के मल्हारबा ने अपने जीवनी में कुछ नहीं किया है। पहले लेन देन होगी, आश्वासन होगा, फिर बाद में मल्हार राव ने अपना पराक्रम हमेशा दिखाया, हमेशा। और वो हिंदवी स्वराज्य के लिए हमेशा खड़े हुए हैं, मरते दम तक। क्या बोल, वंदे मातरम।